अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या ऑन इंडियन आर्मी एंड शेयर हिज एक्सपीरियंस आर्मी इज़ फैमिली। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर आओ कीजिएगा। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जरूर फौरी तौर पर दबाएंगे। नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। Indian Army, the shield that protects India. And today too we have with us our guest Major Gaurav Arya, Editor-in-Chief, Chanakya Forum. Chanakya Forum is an app which gives you the best news on geopolitics, national security and current affairs. If you haven't downloaded yet, please do it right away. Major Arya, welcome to the Nupur Tewari Show. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्चुअली लास्ट टाइम हमने जाना कि आपने आर्मी ज्वाइन की है एंड व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज सब आपने nice फेस बन रहे किया हैं यार। और बिल्कुल ऐसे ही, every day बहुत ही आपको nice लगा बन रहे कि आई रियली वांट टू क्विट। आप दूसरे नंबर पे एक बात नोट कर रहे हैं कि उनने हमारे जैसे ये नहीं होता क्या है। है एंड हाउ द लाइफ इन दैट। चुप चुप। नुपुर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। इंडियन आर्मी में आर्म्स और सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज जनरली सपोर्ट करती हैं। एक जनरल एक उनके बारे में सोच है कि सपोर्ट करती हैं। वैसे सर्विसेज के पास लड़ने की भी सलाहियत होती है, लेकिन जनरली सपोर्ट एलिमेंट्स का वो काम करती हैं। और एक फाइटिंग आर्म्स होते हैं जो लड़ते हैं। फाइटिंग आर्म्स में जैसे इन्फेंट्री है, पैदल सेना है। इन्फेंट्री वो है जो पैदल चलती है, उसको पैदल सेना बोलते हैं। और आर्मर्ड कोर है जिसमें टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है जिसमें कि जनरली इंडिया में BMPs होते हैं, रशियन BMPs, ज़्यादातर उसमें रशियन BMPs हैं जो कि आर्मर्ड हैं, लेकिन उसमें क्या है, लोग भी अंदर बैठ के जा सकते हैं एज पैसेंजर्स। अगर मैं एक सिविलियन टर्म यूज़ करूँ, उसमें क्रू होता है तकरीबन 3 लोगों का, लेकिन उसमें 7 एक लोग अलग से भी बैठ लेते हैं जो कि जाते हैं आगे लड़ने के लिए। आर्टिलरी है, तोपखाना वगैरह वगैरह, काफ़ी और भी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली ये फ़र्क है। सपोर्टिंग जो हैं, जैसे सर्विसेज हैं वो सपोर्ट करती हैं, और जो लड़ती हैं, मेन बैटल में फाइट करती हैं, उनको आर्म्स बोलते हैं। आर्म्स में जो प्राइमरी आर्म है, बैटल आर्म है, वो इन्फेंट्री है जो कि पैदल सेना है। तो ये इन्फेंट्री के बारे में तो ये है, पैदल सेना है। आपने फिर पूछा कि कैसा रहता है उसका इन्फेंट्री का, तो लाइफ टफ होती है थोड़ी सी इन्फेंट्री की, बिकॉज इक्विपमेंट लाइट होता है इन्फेंट्री में। ज़्यादा इक्विपमेंट नुपुर जी हैवी नहीं होता। जैसे कि आर्मर्ड में इक्विपमेंट बहुत हैवी है, आर्टिलरी में बहुत हैवी है, इंजीनियर्स में बहुत हैवी है, और इवन एयर डिफेंस है उसमें बहुत हैवी है। इन्फेंट्री में सबसे लाइट होता है। लेकिन बात यह है कि जहाँ पे इन्फेंट्री वालों की पोस्टिंग होती है, वहाँ पे और आर्म्स और सर्विसेज वाले कम जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं। आजकल तो जो टैंक्स वाले हैं वो भी अपने टैंक्स को मॉथबॉल करके राष्ट्रीय राइफल्स में लड़ने जा रहे हैं। और टैंक्स तो अभी आपने देखा लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उसमें टैंक्स भी थे हमारे। वहाँ पे T-90 भीष्मा टैंक्स थे वहाँ पे। और सो ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लड़ाइयाँ इन्फेंट्री की होती हैं। सबसे ज़्यादा आपको गैलेंट्री अवार्ड्स आपको इन्फेंट्री के मिलेंगे। सबसे ज़्यादा बैटल कैजुअल्टीज़ जो कि शहादतें होती हैं या वीरगति को प्राप्त होते हैं, वो ज़्यादातर होते सारे आर्म्स और सर्विसेज के। ऐसी मैं ये फिर से बता रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इन्फेंट्री के, ऐसा नहीं है, सबके होते हैं, लेकिन उसमें से वास्ट प्रोपोर्शन, लार्ज प्रोपोर्शन इज दैट ऑफ इन्फेंट्री। तो इन्फेंट्री वो होती है जो बिल्कुल जाके राइफल में बैनट लगा के जो आगे विच एक्चुअली इज आईबॉल टू आईबॉल विद द एनिमी। बाकी जो आर्म्स हैं वो थोड़ा डिस्टेंस से भी लड़ लेते हैं। लड़ते ही आर्टिलरी वाले तो कई किलोमीटर पीछे होते हैं, उनका भी काम बहुत जोखम वाला है आर्टिलरी वाला। तो हम किसी को कम नहीं यहाँ पे समझ रहे, लेकिन इन्फेंट्री है वो थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेंट्री का होता है। तो बिल्कुल जिसको कहते हैं एनिमी के अंदर के बंकर के अंदर घुस के जाना, फिजिकली खुद जाना और वहाँ पे काम करना। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं कश्मीर में, वो करना। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में एंटी टेरर ऑपरेशंस करना, ये सब जो चीज़ें हैं, ये दीज आर इसेंशली इन्फेंट्री ऑपरेशंस जो कि और आर्म्स और सर्विसेज भी बखूबी निभाते हैं। तो मतलब ये जो आप कहाँ ज्वाइन करेंगे, हु डिसाइड्स? एंड आपके ट्रेनिंग में डिसाइड हो जाता है और या somebody else seeing your performance? कौन डिसाइड करते हैं कहाँ ज्वाइन करेंगे आप? देखिए, फौज में there is only one thing that decides,
दैट इज मेरिट। एकेडमी में जो आपकी मेरिट होती है, आपको ऑप्शंस देने पड़ते हैं, 3 ऑप्शंस देने पड़ते हैं आपको। तो आप जो ऑप्शंस देते हैं, राइट, फिर देखना, आपने ऑप्ट कर दिया, आपने बोला कि मुझे आर्मर्ड चाहिए, इन्फेंट्री चाहिए, एएससी चाहिए, एओसी, आपको जो भी चाहिए, मतलब XYZ आपने जो भी चाहिए आपने लिख के दे दिया। फिर वो उसको मैच करते हैं कि भाई इस कैडेट का, जेंटलमैन कैडेट हो, लेडी कैडेट हो, इसमें ये देखते हैं कि भाई इनकी कहाँ पे वो मेरिट कहाँ पे बन रही है, वेयर इज द मेरिट। तो जब मेरिट का पता लगता है कि साहब ये मेरिट है, तो फिर उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होती है कि ये मेरिट में ये लोग कहाँ हैं, उसके हिसाब से आपको आर्म्स और सर्विस दी जाती हैं। जो टॉप में आते हैं उनको अपनी मनमर्जी का मिल जाता है। एक और चीज़ होती है आर्मी में जिसको पेरेंटल क्लेम बोलते हैं, यानी कि जो ट्रेन कर रहा है, अगर उसके फादर या तो कमांडिंग ऑफिसर हों या फिर सूबेदार मेजर हों उस यूनिट के, तो फिर उनको पेरेंटल क्लेम के लिए भी कंसिडर करा जाता है। मुझे अभी लेटेस्ट नहीं पता है क्या रूल्स चेंज हुए हैं, हमारे टाइम पे यही होता था। तो कुछ लोग पेरेंटल क्लेम भी ऑप्ट करते हैं। मैं लोगों को जानता हूं जो कि 3-4 जनरेशन से एक ही यूनिट में हैं। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़े, कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा, कोई 71 वॉर का वेटरन है, फादर ने कारगिल की लड़ाई लड़ी, बेटा अभी कैप्टन है आर्मी में। सो ये जनरेशन दर जनरेशन भी ज्वाइन करते हैं। तो ये बड़ी प्राइड की बात मानी जाती है आर्मी में कि आप उस यूनिट में आपने कमीशन लिया है, या उस यूनिट में आप गए हैं जिस यूनिट में आपके फोरफादर्स या आपके फादर ग्रैंडफादर ने जिस यूनिट में सर्व करा है। तो ये बड़े गर्व की बात मानी जाती है। तो यहाँ पे मेरिट नहीं देखा जाता, बिकॉज उनके फादर थे या ग्रैंडफादर थे, उसी के ऊपर उनको दे दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि द डिसाइडिंग फैक्टर इज मेरिट इन द आर्मी। या फिर मैंने आपको ये बताया कि जो टॉप आते हैं मेरिट में, दोज पीपल, अगर जो टॉप आएगा फर्स्ट 1 2 3 4 5 या इवन फर्स्ट 10 15 20 जो भी मेरिट बनती है, दे कैन ऑप्ट फॉर एनीथिंग दैट दे वांट। ओके, क्योंकि वो मेरिटोरियस मामला है। सो इफ समबडी वांट्स टू गो टू दिस रेजिमेंट, अगर उसकी वैकेंसी निकली है तो ही कैन सर्टेनली ऑप्ट एंड ही विल गेट इट, जो टॉप मेरिट पे आता है। ये जो पेरेंटल क्लेम की बात बताई है, ये फौज में आपको देखिए, बिकॉज एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा सिविलियन को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई डोंट मीन दैट इन अ बैड सेंस, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे ना कि आप लोग पेरेंटल क्लेम को ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि सिविलियन में बोलता ना कि इसके फादर पेप्सी में प्रेसिडेंट थे तो बेटे को भी पेप्सी में प्रेसिडेंट बना दिया, या इसके फादर अमेरिकन एक्सप्रेस में। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर इज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस इन इट। जो बच्चा जाता है ना फौज में, जिसका बाप, जिसका ग्रैंडफादर, जिसका ग्रेट ग्रैंडफादर शहीद हुआ हो देश के लिए, वो कहता है मुझे उसी यूनिट में जाना है और मैं फिर दुश्मन से लड़ूंगा, मैं फिर देश की सेवा करूंगा। ये यू सी, it's very different from a corporate job, this emotion of the army. ये जुनून होता है। नहीं, it's not only junoon, it's a sense of duty also. It's also a sense of duty. It's also a sense of belongingness to a unit. ठीक है, वो एक बच्चा है जो यूनिट में पैदा हुआ, पला बड़ा, और एक दिन बड़ा हो गया और आर्मी में लेफ्टिनेंट बन के कमीशन हो गया, वो वापस उसी यूनिट में आता है और वहाँ पे जो उसके साथ खेले थे, वो जो सिपाही थे, वो सूबेदार बन गए, वो तो सीनियर हो गए। तो इसने बचपन से देखा है उन्हें, यू सी, एंड लोग अपनी जान देते हैं इस जज्बे के लिए, दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। सो ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ ह्यूज ऑनर। मैं जब ये पेरेंटल क्लेम समझा रहा हूँ ना कहीं जो हमारे जो दर्शक हैं, जिनको एक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, they might think that अरे इसमें तो मेरिट का क्या काम है, फिर अगर इसके बाप दादा थे तो इसको भी मिल गया। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हैं इतना आसान है तो आप चले जाओ फौज में। अभी हाल ही में गलवान की एनिवर्सरी हुई थी ना, हाल ही में गलवान की एनिवर्सरी हुई थी, तो आप गलवान में लड़ो मत, आप गलवान में पोस्टिंग मत करो अपने। जहाँ पे कर्नल बाबू और उनके वीर बहादुर लड़े थे, वहां पे सिर्फ 10 मिनट खड़े होके दिखा दो बस, दैट्स ऑल। जस्ट स्टैंड देयर फॉर 10 मिनट्स एंड कम बैक एंड आई विल सल्यूट यू। जिसको भी डाउट है, जिसको 1 पैसे का डाउट है, गलवान पे जाके बस 5 मिनट खड़ा होके वापस आ जाएगा। इतना आसान तो नहीं ना। तो ये इमोशन है, इसको समझने की जरूरत है एक करेक्ट सेंस में। तो पेरेंटल क्लेम में उस सेंस में बता रहा हूँ कि जिसके बाप दादा एक यूनिट में रहे हो ना, उसका अटैचमेंट, एक जान देने का जज्बा, एक लीड करने का जज्बा, एक मोहब्बत, एक यूनिट से प्यार,
वो एक अलग लेवल का होता है, दैट इज हिज फैमिली, उसने और कुछ देखा नहीं है उस यूनिट के अलावा, दैट्स हिज फैमिली। एग्जैक्टली नहीं, इसीलिए मैं आपको पूछ रही हूँ क्योंकि दर्शक जो देखेंगे उनको वही लगेगा, क्योंकि हम लोग सिविलियन हैं, हमको वही कि उसके बाप दादा वो कॉर्पोरेट में है, उसके वो सीईओ है, उसके बेटा भी सीईओ हो गया, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स पीपल आर यूज्ड टू विद इट। सो एंड इसीलिए मैंने आपको पूछा कि दर्शक को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इमोशन बहुत इन्वॉल्व है उसके साथ। एंड बहुत सारे हैं जिनके ग्रैंडफादर से अभी भी यू नो देयर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल्सो इन द फौज, बहुत सारे फैमिलीज है अभी भी, राइट? नुपुर जी 5 जनरेशन पहले उसका जो दादे का दादा था, 5-6 जनरेशन पहले वो सिपाही था, एनसीओ बना, सूबेदार मेजर बना, फिर एक मतलब उसका बेटा एनसीओ बना, उसका बेटा सूबेदार मेजर बना, उसका बेटा अफसर बना। ऐसे कुछ हैं जिनके लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, यू नो, आर्मी में। सो ये जो रेजिमेंटेशन का इमोशन है ना, ये देखिए मैं एक बात बताऊंगा कि मैं आपको बात बताता हूँ, ना आप पूछ पाएंगे ना मैं समझा पाऊंगा। एक्चुअली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा बिकॉज ना ये रेजिमेंटेशन समझने के लिए वो जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट एक्चुअली। मैं क्योंकि वो कई फौजी कोशिश भी करते हैं समझाने की, लेकिन जब तक आपने वो जिंदगी ना जियो फौज वाली, कुछ सालों के लिए ही जियो, तो आप समझ जाएंगे कि वो बात क्या है। इट्स एन इमोशन, इट्स अ फीलिंग, इट्स नॉट अ जॉब। वो नौकरी नहीं है कि मतलब यू नो 9 to 5 और मैं मैनेजर बन गया एक मल्टीनेशनल में। इट्स नॉट लाइक दैट। वो थोड़ा अलग मामला है फौज का। So it's a totally more emotions than your like हम लोगों के लिए समझना, it's not that I think easy, I guess, normal इट्स अ civilian. सर्विस। आप एक बात बड़ी, ये फौज एक सेवा है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग, करोड़पति लोग, अरबपति लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हैं, ठीक है, अपनी ईगो को पीछे छोड़ के। वैष्णव देवी जाते हैं, वहां पे सेवा करते हैं, ठीक है। आप कितने भी बड़े हों, पर जब आप मंदिर मस्जिद जाते हैं तो अपने भगवान, अपने अल्लाह के सामने आप, इट्स एन इमोशन। क्यों होता है मुझे नहीं पता। मुझे पता है रेजिमेंटेशन क्या होता है, लेकिन मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि अनलेस वी हैव वॉक्ड द सेम पाथ True. यू विल नॉट अंडरस्टैंड एंड आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन। तो वो भी एक अलग सी चीज है, वो जीने वाली जिंदगी, वो समझाने वाला सवाल नहीं है वो कि मैं आपको समझाऊं। बट हाँ, इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग, इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग, बहुत स्पेशल चीज है। एग्जैक्टली। सो दर्शक के लिए मैं बोलना चाहूँगी डेफिनेटली कि आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये एक इमोशन होता है, और फौज इट्स जस्ट द वे मेजर आर्या एक्सप्लेन्ड कि ये जब आप मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं, जब विद द भक्ति सेवा भाव से आप अपने आप को समर्पण करते हैं, मुझे लगता है कि द सेम थिंग इट वर्क्स इन फौज इटसेल्फ, है ना? सो तो हमने तो जान लिया थोड़ा सा इन्फेंट्री के बारे में, तो we'd love to know कि what are the other arms and services of the Indian Army, और क्या क्या सर्विस होता है इंडियन आर्मी में? देखिए नुपुर जी, ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट सारे आर्म्स और सारे सर्विसेज बराबर हैं। कोई बोले कि नहीं हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा जरूरी हैं, ऐसी बात। जैसे दो लड़ाई हाथ जो की तरह होती- होते हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट। हाँ, हाथ पैर सब, ऑल द लिम्स ऑफ द बॉडी दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। आर्म्स भी उतने इम्पोर्टेंट है जितने सर्विसेज इम्पोर्टेंट हैं। तो कोई ये बोले कि नहीं साहब हमारा आर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका ऐसा कुछ नहीं है। अकेले कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकता, कोई। मैं इन्फेंट्री वाला हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं अकेले लड़ाई जीत जाऊँगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। हमें साथ मिलके ही लड़ना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि फौज की जो रचना है लड़ाई की, एक पूरा एक वॉर प्लान है, इट डिपेंड्स अपॉन एवरीबडी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ओनली वन पर्सन, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे मैंने बताया, इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, फिर बख्तरबंद गाड़ियाँ जो आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं, तो आर्मर्ड कोर ये ट्रैक्स पे होती हैं, उनमें व्हील्स नहीं होती, ट्रैक्स होते हैं, आपने देखा होगा। फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में BMPs होते हैं, इन्फेंट्री यू नो ट्रूप कैरिंग व्हीकल्स होती हैं। ये भी बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, इनमें भी कैनन होती है, आई थिंक 30 mm की कैनन होती है इसमें, और फास्ट मोबिलिटी के लिए हैं ये ट्रूप्स भी कैरी करती हैं। आर्टलरी हैं, तोप खाना है, जो कि बोफोर्स आपने सुना होगा, इंडिया में बड़ा फेमस था। कारगिल की लड़ाई में बहुत कमाल का काम करा था बोफोर्स ने, तो आई थिंक हमें नहीं भूलना चाहिए। और आर्टलरी भी बहुत गजब का आर्म है, हैट्स ऑफ टू देम। उसके अलावा आपके जैसे कि कोर ऑफ इंजीनियर्स हैं,
कोर ऑफ इंजीनियर्स भी मैं तो आई एम पर्सनली इन ऑ ऑफ देम। कोर ऑफ इंजीनियर्स मैं उनके साथ थोड़ा बहुत रहा भी हूँ शूटिंग के लिए, और वैसे तो सभी हैं, आई एम इन ऑ ऑफ एवरीबडी, इन्फेंट्री हो, आर्मर्ड हो, आर्टिलरी हो। लेकिन खासतौर से मैं कहना चाहता हूँ कोर ऑफ इंजीनियर्स जो इंडियन आर्मी के हैं ना, उनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग काम कैसे कर लेते हैं ऐसा। दे उनके लिए इम्पॉसिबल इज एन एवरीडे टास्क। वो रोज कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि इट विल लीव यू शॉक्ड। एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोफेशनल्स, आई मीन वेदर इट्स एनी आर्म और सर्विस। बट मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, जो मैंने कोर ऑफ इंजीनियर्स का देखा था। आई स्पेंड टाइम एट द मद्रास सैपर्स हैं इंडियन आर्मी के। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे मेजर साहब की, और मेजर साहब इस पे जो डिस्कस कर रहे थे, जो इसमें बता रहे थे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, आर्मी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और जो इनके फैमिली का होता है इसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और ये बात ठीक है कि उनको ये सब झेलना पड़ता है फैमिली को, क्योंकि वो जब आप एक फ़ौजी जब जाएगा अपनी ड्यूटी पर, तो वालदैन को, मतलब उनके फादर साहब को, तो यही हो गई ना कि ये जा रहा है, पता नहीं मौत मर के वापस आएगा, शहीद होगा और क्या होगा, कामयाब होकर आएगा। अगर तो कामयाब होकर आएगा, मुल्क का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। और मेजर साहब की एक मुझे बात पसंद आई कि अगर आपके बाप जर्नल है ना, तो आप डायरेक्ट जर्नल नहीं लगेंगे कि बिल्कुल ऐसे, क्योंकि फौज में सिफारिश नहीं होती, क्रिकेट में हो जाती है और पुलिस में भी हो जाती है, पुलिस में भी हो जाती, इधर तो हो जाती है, लेकिन इंडिया का नहीं पता। अगर इंडिया में हो जाती है तो कमेंट में ज़रूर आप बताएं। हाँ, कि और अगर आपके बाप कर्नल हैं तो आप डायरेक्ट कर्नल नहीं जाकर लगेंगे, मेहनत करेंगे। अगर आपके अंदर दम है, जज्बा है, तो आप भी कर्नल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। फौज जज्बा देखती है, मेहनत देखती है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट, जैसा कि मेजर साहब भी गए थे, इनका बाप मेजर था ना। हाँ, जनरल बता रहे थे मेजर साहब का, जो पहले इंटरव्यू देख रहे थे ना, तो उसमें तो ये बता रहे थे मेरा बाप जनरल था, इनका बाप जनरल था। तो यही कि जब आप जाते हैं, तो मेजर साहब जब गए थे तो ये बोल रहे थे मेरे लंबे लंबे बाल थे और पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या, और फिर सब कुछ झेलना पड़ा कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं। बस ऐसे ही ना कि जब आप फ़ौज में जाते हैं तो ये नहीं कि आपका बाप जनरल है, ये तो ऐसे हो सकता था ना कि अब मेजर साहब के बाप जनरल थे तो ये जाकर डायरेक्ट जनरल लग जाते, ऐसे ये है भी नहीं। क्योंकि जब जाता है ना, सबसे पहले जो जाता है, अगर ट्रेनिंग में जाता है आदमी, वो सबसे पहले सिपाही लगता है, जैसे पुलिस में सिपाही लगता है, नॉर्मल सा, और अपनी मेहनत के और दम पे जो है ना वो आगे बनता है, मतलब कैप्टन बन जाए, जो बन जाए, अपनी मेहनत पे वो बनता है। ये नहीं कि अचानक से वो आगे ला जाए। फौज ऐसे आदमी को निचोड़ती है ना, जैसे नींबू निचोड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे। और कोई तो जो डरपोक होते हैं वो भाग जाते हैं हमारे जैसे। नहीं। अगर हम फौज में जाएं तो इंशाल्लाह हम भी करेंगे काम जो करती है फौज, मेहनत करेंगे। लेकिन कुछ होते हैं लड़के, उनसे ये नहीं सब झेला जाता। जैसा कि मेजर साहब भी यही सोच कर गए थे कि मेरे तो बाप जर्नल हैं, हाँ, हम वहाँ सुकून से जाएंगे, मौज मारेंगे, चिल करेंगे। लेकिन जब मेजर साहब गए थे ना, तो बता रहे थे कि मुझे तो ऐसे लगा मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा, मेरी तो इधर को वैल्यू ही नहीं है कि मैं जनरल का बेटा हूँ, कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा, ये जनरल का बेटा है। वहाँ सब एक जैसे होते हैं, और ये सब सिर्फ एक फ़ौज में होता है, चाहे वो कौन सी भी फ़ौज हो। जैसे हमारी यहाँ ISI है, ISI का नाम बोल दिया, जो भी मतलब के जैसे भी हैं। और उससे हट के जो मेजर साहब बता रहे थे कि हमारी आर्मी बहुत है, इनफ्रेट हाँ ऐसे ही लफ्ज़ कुछ, तो उसमें मेजर भी हैं, वो लड़ते हैं और काफ़ी इनके सिलेक्शन होते हैं। कुछ मतलब करते हैं कि वो जो करते हैं सीक्रेट काम करते हैं, कोई मालूमात देते हैं, मतलब जो भी इनका होता है। वो इस लफ्ज़ पे पता है मेजर साहब का क्या मतलब था? उस पे ये था कि जब आप देखते हैं अक्सर अवाम ये बोलती है कि जो बड़े ऑफिसर हैं ना, उनकी तो मौत ही नहीं होती, जो गरीब जा रहे हैं छोटे सिपाही वो फ़ौज में वो शहीद हो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जो मेजर साहब इस पर ये डिस्कस कर रहे थे कि ये नहीं कि सिपाही सिर्फ आगे जाते हैं और शहीद होते हैं, जो भी है इसमें बड़े भी होते हैं, कैप्टन भी होते हैं, और ये सब मिल के ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन भी एक हिसाब का होता है ना कि ये मेजर साहब ये बता रहे थे, आप मेरी भी बात नहीं समझे, कि एक स्पेशल फौज होती है जो जंग पर जाती है, ठीक है,
इनके सिलेक्शन होते हैं ऑपरेशन पर डिफरेंट जाते हैं। बिल्कुल जैसे सही। हमारी पाकिस्तान में लफंड्री है, वो बिल्कुल। जंग करती है। एयरफोर्स है, वो जहाज उड़ाती है, उस पर जंग जहाज करती पर जंग मतलब हाँ, तो एयरफोर्स। जैसा कि इंडियन आर्मी ने हाल ही में लद्दाख में चीन को जैसे जवाब दिया, चीन तो आई और वहाँ एक पुल गिरा कर लद्दाख में भाग गए भाग के पीछे लेकिन जब इंडिया आर्मी आई तो वो चले गए थे। ऐसे मेजर साहब बता रहे थे हमारे टैंक भी चले गए थे। जब हमें पता चला कि गांव वालों ने बताया था जो वहाँ के रैशी उन्होंने थे, रैशी जो रखे हुए हाँ, होते हैं मतलब वहाँ के वो साथ साथ रैश पुनीर लद्दाख थे में। यार, रखे कहाँ होते हैं। मतलब कि उन्होंने यार बताया कि ऐसे ऐसे चीनी आए हैं, वो पुलिया गिराकर चले गए, ब्रिज जिसको बोलते हैं। बिल्कुल और पुलिया नहीं ब्रिज ब्रिज पुलिया भी, ब्रिज भी इंडियन है, वो कौन सा चाइनी उनको समझ नहीं लगनी। हाँ हाँ वो हो जाता है समझ किसी लग में। जाती है। पुलिया फिल्मों में हमने सुना नहीं होगा, पुलिया गिर गई हाँ और ऐसे। बसंती गिर गए। हाँ तो ऐसे बता रहे थे मेजर साहब। जब हमारी आर्मी गई था इनफ्रेट की आर्मी गई थी तो वो भाग गए थे, क्योंकि इंडिया आर्मी और चाइना आर्मी का कोई जोड़ नहीं है। इंडियन आर्मी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ऐसे ही है आने से और पहले 10 फोर्स में आई थिंक नंबर फर्स्ट पर तो नहीं, नंबर 9 पर 10 पर आती है इंडियन आर्मी। और चाइना का तो कहीं नाम ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें चाइना कोई के शक नहीं। इतने से तो होते हैं, बंदा ठुड्डे में मार देता है। ठुड्डे ठुड्डे है तो पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, लेकिन हम रियलिटी बता रहे हैं। रियलिटी बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। और उम्मीद करता हूँ कि आप यार सब्र करो, अभी तो बहुत गुफ्तगू जारी है। अच्छा अच्छा बोलिए, आपको मुंह से निकल गया। मुंह से आप ऐसी बातें ना निकालें ना। फौज के बारे में वीडियो है, इसका एक्सपीरियंस हमें भी कुछ शेयर करने दें। बिल्कुल ऐसे ही। अगर इनकी बात फौज की करने बैठ जाएं तो फिर तो हम सारी रात लगे रहें इन फौज की तारीफ करते। देखते हैं पाक फौज है या इंडियन फौज है, सारी रात ऐसे गन लेकर खड़े हैं, कोई नींद की नहीं, कोई कुछ नहीं, बस और उनको बस अपने मुल्क की है, अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो अब आप कर लें जो वीडियो का एंड करना है अभी कर लें। अच्छा अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।